एक बढ़ाया, प्रभाव बढ़ाया और चीज़ें वहाँ तक पहुँचने लगी। धीरे धीरे लोगों ने मेहनत की। हमारे साथ और भी पत्रकार थे जिन्होंने हिंदी मीडिया को सोसाइटीज़ के गेट तक पहुँचाया, घरों के अंदर तक पहुँचाया। जैसे ही बारिश आती है, गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है, पहियों पे ब्रेक लग जाता है, लंबे जाम लग जाते हैं। और महाजाम से तो आप परिचित होंगे ही गुड़गांव के। बहुत ही कितना भी गरीब तबके का हो, अगर बच्चे ने किसी चीज़ की ओर इशारा कर दिया कि मुझे वो चाहिए, अंदर से हर पेरेंट का मन करेगा कि वो चीज़ काश में किसी तरह दिला पाता है। सोसाइटी के अंदर डीएलएफ फेज 3 की उन्होंने गेटेड अपनी एक अलग से सोसाइटी बना ली। एक सेक्टर के अंदर गेटेड सोसाइटी एक बिल्डर ने बना ली। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उस पार्क के गेट को बंद कर दिया गया है, जहाँ से पार्क की एंट्री होती है, जहाँ के सेक्टर के लोगों के लिए है ना वो पार्क। एक गुरुग्राम पुराना गुरुग्राम है, हाईवे उस पार जो हम जिस तरह से करते हैं उसको डिवाइड कि हाईवे उस पार नया गुरुग्राम है। तो पुराना गुरुग्राम हरियाणवी कल्चर से पूरी तरह से रचा बसा हुआ है। उसको क्या कहेंगे, ठेठ हरियाणवी। स्कूल्स में बच्चों में ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से परेशान कर रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा है। और ये चीज़ें मैंने पत्रकारिता के दौरान दिखाने की कोशिश की। कुछ एनजीओज इस पे काम भी कर रहे हैं। लोगों ने सुसाइड तक कर ली है, उनको घर नहीं मिला, आज तक वेट कर रहे हैं। होता क्या है, अपना जमा पूंजी सारी लगा देता है इंसान, कर्जे ले लेता है, बैंकों से लोन ले लेके काम करता है, मकान खरीदता है, जी हमारा सपनों का आशियाना होगा। बिल्डर अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देता है। नए गुड़गांव में आप अगर किसी भी सोसाइटी में, आप अगर किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, तो उससे बेटर आपको गुड़गांव मिल जाएगा, नया गुड़गांव। अब हिंदी के लिए आपको अगर बताना है कि सबसे पहले तो मैं इस पेपर से ये पत्रकार हूँ। कई बार तो लोग इतने बड़े दैनिक, राष्ट्रीय दैनिक का नाम तक नहीं समझ पाते थे। उनको लगता था ये क्या बोल रही है, क्या चीज़ होती है, इज़ इट अ टैबलॉइड और इज़ इट अ वेबसाइट। तो हमें बताना पड़ता था। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आज हमारे खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रियंका दुबे मेहता। प्रियंका गुरुग्राम से है और लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। तो आज हमारे स्टूडियो में इनको आने का अवसर मिला। तो आज हम महिला पत्रकारिता, गुरुग्राम में कैसी पत्रकारिता होती है और वहाँ का जीवन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है, इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रियंका, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने लंबे समय से गुरुग्राम में एज ए पत्रकारिता की है, प्रिंट मीडिया में किया है ज़्यादातर, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े? और वहाँ जैसे मिलेनियम सिटी है, तो वहाँ आपको क्या खास नज़र आया कि वहाँ पत्रकारिता जो आपने की है उसमें क्या खोया, क्या पाया? देखिए, पत्रकारिता हर रोज़ एक चैलेंज होती है, आपको भी पता है। उसमें भी आप अगर एक महिला पत्रकार हैं तो चीज़ें और आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती हैं। और गुड़गांव जैसे शहर में पत्रकारिता करना, वो भी चूँकि मैं हिंदी मीडिया से थी, तो वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। क्योंकि जो गुड़गांव में एक वर्ग है वो इंग्लिश मीडिया को प्रेफर करता है। अब हिंदी के लिए आपको अगर बताना है कि सबसे पहले तो मैं इस पेपर से ये पत्रकार हूँ। कई बार तो लोग इतने बड़े दैनिक, राष्ट्रीय दैनिक का नाम तक नहीं समझ पाते थे। उनको लगता था ये क्या बोल रही है, क्या चीज़ होती है, इज़ इट अ टैबलॉइड और इज़ इट अ वेबसाइट। तो हमें बताना पड़ता था। शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ, तकरीबन 15 साल पहले। ये आप लंदन की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम की बात? गुरुग्राम की ही बात कर रही हूँ। और गुरुग्राम की सोसाइटीज़ में जिस दौर में मैंने यहाँ पत्रकारिता शुरू की, उस दौर में यहाँ की सोसाइटीज़ में वो पेपर ही नहीं पहुँचा करते थे। धीरे धीरे एजेंसीज़ ने अपना एक बढ़ाया, प्रभाव बढ़ाया और चीज़ें वहाँ तक पहुँचने लगी। धीरे धीरे लोगों ने मेहनत की। हमारे साथ और भी पत्रकार थे जिन्होंने हिंदी मीडिया को सोसाइटीज़ के गेट तक पहुँचाया, घरों के अंदर तक पहुँचाया। उसके पहले चैलेंजेस ये था कि हमें नहीं छपना है, हमारा टारगेट ऑडियंस वो नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, उनको समझाना कि हिंदी अपनी भाषा तो है ही है, वो तो लोगों को जाननी ही चाहिए, लेकिन उसमें जो एक तरह की एक सत्यता है, जो ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप अपनी भाषा में पढ़ के देखिए। उनके दिमाग में ये चीज़ डालनी पड़ी कि आप अगर खबर का असली लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो आप हिंदी पेपर पढ़िए। और हुआ, चीज़ें सफल भी हुई, प्रयास हमारे सफल हुए। तो गुरुग्राम, ये कौन सा गुरुग्राम को एक ही है या अलग अलग है? गुरुग्राम एक मिक्स्ड कल्चर को जीता है। एक तो गुरुग्राम की अपनी जो एक है वानगी, एक गुरुग्राम पुराना गुरुग्राम है, हाईवे उस पार जो हम जिस तरह से करते हैं उसको डिवाइड कि हाईवे उस पार नया गुरुग्राम है। तो पुराना गुरुग्राम हरियाणवी कल्चर से पूरी तरह से
रचा बसा हुआ है। उसको क्या कहेंगे, ठेठ हरियाणवी? ठेठ हरियाणवी भी कह लीजिए, वहाँ पे भी है, नए गुड़गांव के लोग भी, वहाँ पे भी चीज़ें, क्योंकि आप एक जगह अगर रोशनी जल रही है तो लौ दूसरी ओर भी पहुँचेगी। तो जो एक पारंपरिक चीज़ों का, आधुनिकता का जो मिश्रण है वो पुराने गुड़गांव में देखने को मिलता है। और नए गुड़गांव में आप अगर किसी भी सोसाइटी में, आप अगर किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, तो उससे बेटर आपको गुड़गांव मिल जाएगा, नया गुड़गांव। इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह की लोगों की सोच है, पार्टी कल्चर है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो वो गुड़गांव जो है वो भी परंपराओं से जुड़ रहा है, जड़ों से जुड़ रहा है। लेकिन चूंकि वहाँ जो लोग रहते हैं वो बाहर से भी आए हुए हैं, मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज ने बाहर से, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी आए हुए हैं। तो एक मिक्स्ड कल्चर हो गया है नए गुड़गांव का। तो उसमें हालांकि आधुनिकता सबसे ऊपर दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब लगता है कि जड़ों की ओर लौट भी रहे हैं लोग। तो एक तरह का मिश्रित संस्कृति को जीता है शहर। और नए गुड़गांव में चमक दमक है, पुराने गुड़गांव में परंपराएं हैं, संस्कृति है, और कुल मिला के एक मिक्स जो है, कल्चरल मिक्स, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो वहाँ पे जैसे माइग्रेंट लोग बहुत है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और भी कई स्टेट से हैं। तो वो तो एक हम ये कहेंगे कि लेबरर ही कह सकते हैं उनको। और एक है वो जो आम आदमी की पहुँच नहीं है वहाँ पे। तो एक हो गया बिल्कुल रिच हो गए, एक हो गया बिल्कुल एक गरीब तबका हो गया। तो जो बीच वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी क्या स्थिति है वहाँ पे? मिडिल क्लास हर देश के हर हिस्से की तरह है कि मिडिल क्लास अपना बीच की लाइन चलता रहता है। लेकिन उसमें ये है कि जिस तरह से अब सैलरीज एक तरह से बढ़ गई हैं, लोगों के खर्चे बढ़ गए, लोगों का बेसिकली जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसमें उनके खर्चे बढ़ गए हैं। वो हाई क्लास को फॉलो करना चाहते हैं, एलीट क्लास की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनका कार का इंश्योरेंस है, उनका घर का इंश्योरेंस है, उनको सारे बिल्स भी पे करने हैं। और महीने के अंत आते आते जितने लोगों को मैं इस तरह की जानती हूँ, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छा सैलरी पैकेज है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना गुरुग्राम की उससे जो प्रभावित है चकाचौंध से, तो लास्ट में ये स्थिति आ जाती है कि बैंक बैलेंस थोड़ा ज़ीरो हो जाता है उस तरह से। तो उसमें लोग नहीं संभाल पाते अपने आप को। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एलीट क्लास का उनको बराबरी करनी है, अपने बच्चों को हायर उसमें डलवाना है, स्कूल्स में डलवाना है, बड़े बड़े स्कूल्स में डलवाना है। आप बच्चे को स्कूल में डलवा दोगे, फीस भी दे दोगे जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके, लेकिन फिर अगर आपके बच्चे के साथ वाला बच्चा बाली जा रहा है, अमेरिका की किसी ट्रिप पे जा रहा है, किसी एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहा है, आप अपने बच्चे को कितनी बार मना करें? या फॉर दैट मैटर आपका बच्चा अगर चाहता है कि वो अपने किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाए, जिस लेवल की बर्थडे पार्टी में वो जा रहा है उसी तरह का गिफ्ट भी लेके जाए, आपका तो बजट हिल जाएगा। तो आपने कोई ये जो डिफरेंस आपने बताया, डिफरेंस क्या आपने कभी अपनी पत्रकारिता में इसको कभी उभारने का प्रयास किया? बिल्कुल कोशिश की है कई तरह से। मैंने वहाँ की लाइफस्टाइल को कवर किया है। बेसिकली लाइफस्टाइल एक बीट होती थी हमारे यहाँ, लाइफस्टाइल को कवर किया है। तो उसमें दोनों वर्ग देखे हैं मैंने, और ये चीज़ें करने की भी कोशिश की है। आप देखिए स्कूल्स के हालात देखिए, जिस तरह के हम कोसते हैं कि टेलीविज़न फिल्मों ने चीज़ें ख़राब की हैं, लेकिन समाज में जो चीज़ें हो रही है, स्कूल्स में बच्चों में ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से परेशान कर रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा है। और ये चीज़ें मैंने पत्रकारिता के दौरान दिखाने की कोशिश की। कुछ NGOs इस पर काम भी कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिन्होंने ये शुरू किया है कि जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम चल रहा था कि स्कूलों में यूनिफॉर्म देना चाहिए ताकि बच्चा यूनिफॉर्म लगे सारे बच्चे की, कोई बहुत गुची और ये सारे चीज़ें ब्रांड पहन के नहीं आ रहा है। लेकिन अब कुछ स्कूल्स ने ये शुरू कर दिया है कि आप यूनिफॉर्म्स की कोई बाध्यता ही नहीं है। तो उसमें तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा तो डिप्रेशन में जाएगा, परेशान हो जाएगा, पीयर प्रेशर आएगा उसके ऊपर, और वो घर पे जाके वो फ्रस्ट्रेशन, वो चिढ़ निकालता है। तो मैंने ये जैसे मनोरोग विशेषज्ञों से बात की है कि आखिर ये बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे क्यों इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप छोटे शहर में देखिए, बच्चा हंसता खेलता प्रफुल्लित उसके चेहरे से दिख जाएगा, लेकिन आप यहाँ आ जाइए, गुड़गांव में आ जाइए, गुड़गांव में एक मिडिल क्लास के बच्चे को, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा परेशान रहेंगे। वो देखते हैं ना, होड़ है, और वो ऐसा बनना चाहते हैं, माँ बाप बनने नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, जेब अलाउ नहीं करती। तो एक तो ये आपने बताया स्कूल्स में जो डिफरेंस है कि भाई लोअर मिडिल क्लास का बच्चा वहाँ पे किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, उनका जो पढ़ाई, एक जो बेसिक एजुकेशन लेने जाता है, उसकी बजाय उसका ध्यान जो है ना वो उनके ब्रांड,
उनके लाइफस्टाइल और उनके जो गिफ्ट्स जो जन्मदिन पे या किसी भी ओकेजन पे होते हैं उन पे ज़्यादा रहता है। तो ये तो आप ऐसी एक सिचुएशन हो जाती है कि भाई वो बच्चा और उस बच्चे के पेरेंट, उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। वो तो बिल्कुल आप ये देखिए कि वो कैसे उस स्कूल में बच्चे को पढ़ा पाएगा। नहीं, बिल्कुल पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि कोई भी पेरेंट चाहे बहुत ही कितना भी गरीब तबके का हो, अगर बच्चे ने किसी चीज़ की ओर इशारा कर दिया कि मुझे वो चाहिए, अंदर से हर पेरेंट का मन करेगा कि वो चीज़ काश में किसी तरह दिला पाता है। हाँ, अपने बच्चे के लिए तो हर संभव प्रयास करता है। पेरेंट्स के लिए स्थिति और ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो बच्चों को समझा तो देंगे लेकिन उनका मन रोता है, फिर वो फंस जाते हैं। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं इस रिपोर्टिंग के दौरान भी, और अपने आसपास के उसमें भी मैंने देखे हैं कि बच्चों को स्कूल में डाला, जो वहाँ पे कल्चर है उस तरह से बच्चा ढलने लगा और यहाँ पे पेरेंट्स उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पाए, या बच्चा डिप्रेशन में चला गया, उसको निकलवाया, वापस छोटे स्कूल में डलवाया और बच्चा अच्छा कर रहा है। तो ये जो मिलेनियम सिटी है और जो ओल्ड सिटी है, इसको आप कैसे देखते हैं? गगनचुंबी इमारतें, चकाचौंध और वो लग्जरी गाड़ियाँ, लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ें, वो वही मिलेनियम सिटी है क्या? ये चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि जो साइबर सिटी या मिलेनियम सिटी है, आप NH48 से चले जाइए। NH48 पे जाते हुए जो वो एक रोड आती है घूमती हुई सी 6 लेन चौड़ी हाईवे, आप वहाँ से निकलिए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए चमचमाती हुई गगनचुंबी स्काई लाइनर, जो बिल्डिंग की स्काई लाइनर वो इतनी चमकती है ऐसा लगता है लास वेगस आ गए हैं। राइट साइड में इसी तरह से उद्योग विहार डेवलप हो रहा है, उधर द्वारका एक्सप्रेसवे में भी यही स्थिति है। वहाँ से जो बंदा निकलता है, जो दिल्ली से जयपुर की ओर जाता है, उसको ये लगता है कि ये जो बीच में गुड़गांव आया ना, ये जन्नत है। लेकिन उस जन्नत की हकीकत कहते हैं ना कि उसी को पता है जो वहाँ रह रहा है। आप ऊपर से स्काई लाइन देखते हुए जाइए, नीचे किसी सड़क पे निकल जाइए, आपका पैर जरूर खड्डे में जाएगा। मतलब मिलेनियम सिटी की ये हालात है। जो हाथी के दांत होते हैं ना, वो आपका साइबर सिटी का एरिया है, वो आपका DLF का एरिया है, वो अरालियाज, मैग्नोलियाज, कमीलियाज हैं, जो बहुत बड़े बड़े, जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो फ्लैट्स हैं, पता नहीं कितने कितने करोड़ के बिकते हैं। लेकिन जो धरातल की जो हकीकत है वो ये है कि आम आदमी त्रस्त है। ये लोग बबल में रहते, खुद बोलते, मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं DLF के जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहते, वो कहते हैं हम तो एक बबल में रहते हैं, ना हमें इलेक्ट्रिसिटी का कभी पता चलता, ना हमें पानी की कोई प्रॉब्लम लगती, ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई दिक्कत लगती। दिक्कत तो उन लोगों को है ना जिनके घरों में पानी घुस जाता है। अब इसको आप क्या कहेंगे? सुशांत लोक का इलाका, सुशांत लोक एक्सटेंशन कहलाता है वो, और एक टाइम पे इतने अच्छे से वहाँ घर लेना लोगों का सपना हुआ करता था, स्टेटस सिंबल हो जाता था, किसी मकान ले लिया तो ठीक है। वहाँ पे आपने घर लिया, बड़े एक अपने सपने को जिया। बरसात आती है, पहली बारिश में, कहते हैं ना जगजीत सिंह की वो गज़ल है कि पहली बारिश में वो रंग उतर जाते हैं। तो गुड़गांव की जल भराव की जो स्थिति है वो यही दर्शाती है कि आप करोड़ों रुपए का बजट लगा रहे हो, सुशांत लोक के मकान में रहने वाले बंदे को आधी रात को, चूँकि उसके ड्राइंग रूम में पानी भर गया है, उसकी गाड़ी के दरवाजे तक पानी भर गया है, उसका पूरा कहीं बैठने लायक नहीं है, करंट आ सकता है कभी भी, वो ट्रैक्टर बुलवाता है। एक ऐसे क्लास का बंदा कि आप सोचिए वहाँ घर लेने वाला किस क्लास का बंदा होगा। ट्रैक्टर की सवारी तो मेरे ख्याल से जीवन में कभी नहीं की होगी। वो ट्रैक्टर पे बैठता, आधी रात के अंधेरे में ट्रैक्टर पे बैठता, अपना ज़रूरी सामान लाता है और चला जाता है। सोचिए किस तरह उसके सपने उस बारिश की पानी में टूट टूट के डूबे हैं। सुशांत लोक एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ, और सिर्फ वहीं की बात नहीं है, अभी भी देख लीजिए पीछे बरसात आई है, हर जगह डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर देखते हैं, बिल्कुल हर जगह डूबा हुआ है पानी। अंडरपास बंद कर देते हैं, क्योंकि 1-2 घटनाएं पहले सामने आई थी कि अंडरपास में गाड़ियां डूब गई हैं। तो ये प्रशासन का कोई फेलियर है या क्या है? ये बिल्कुल प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग तो, वहाँ के निवासी तो कुछ कर नहीं सकते। प्रशासन दावे किए जाते हैं कि करोड़ों रुपए का बजट लगाया जी, इस बार जल भराव नहीं होगा। एक बारिश, अभी तो ये मानसून की बारिश भी नहीं थी, आप देखिए सारा गुड़गांव डूबा पड़ा है। अभी पीछे अभी की स्थिति की बता रही हूँ। और मानसून इस बार कह रहे हैं कि अपेक्षा से ज़्यादा मानसून आने के, बारिश की संभावना है। तो आप सोचिए कि तो दिल दहला देने वाली बात है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कि वो तो डूब जाएंगे। तो आप तो गुरुग्राम के रेजिडेंट हैं। बिल्कुल हूँ। तो कैसी, आपको खुद कैसा फील होता है? सौभाग्य से मैं एक ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ स्थितियाँ कुछ, वो इलाका ये सोच लीजिए कि एक ब्रिज है, एक सेतु है जो नए गुड़गांव को पुराने गुड़गांव से जोड़ता है। सेक्टर 15 में रहती हूँ मैं, तो वो एरिया में थोड़ी स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन वहाँ से निकलते ही हाईवे आ जाता है, आप लेफ्ट में जाएंगे और पुराना गुड़गांव शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश आती है
गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है, पहियों पे ब्रेक लग जाता है, लंबे जाम लग जाते हैं, और महाजाम से तो आप परिचित होंगे ही गुड़गांव के। मीडिया की क्या भूमिका है इसमें? मीडिया की भूमिका देखिए, मीडिया उसको रिपोर्ट करती है, मैं भी रिपोर्ट करती थी कि कहाँ कहाँ पानी भरा है, कैसे जल भरा हुआ है, लेकिन अब प्रशासन के कान पे उस तरह से जूं नहीं रेंगती। एक होता था, और वो जानते हैं कि अब मीडिया की भी इसमें एक तरह से माना जाए कि कमी रही है, कि एक टाइम था, ऑफिसर्स बताते हैं कि एक टाइम था जब एक सिंगल कॉलम खबर आ जाती थी और उस पर इंक्वायरी बैठ जाती थी। अब आप लिखते रहो, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत सारी पिक्चर्स के साथ फ़ोटो लगा रहे हो, फ्रंट पेज बाईलाइन न्यूज़ दे रहे हो, कोई फ़र्क, उनको क्या पता, उन्होंने पेपर उठाया और फेंक दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई उनसे पूछने वाला है, और गंगा देखिए ऊपर से बहती है। और जो अब लोग तक मैंने जो देखा जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिसको आवाज़ उठानी है, वो हिंदी पे अखबार पढ़ते नहीं, ऐसा हिंदी अखबार पढ़ते नहीं है। और नहीं, अब कुछ चीज़ें चेंज हुई है, जब समस्याओं की बात आती है तब वो हिंदी अखबार पे आते हैं। उन्हें पता है कि अधिकारी हिंदी अखबार पढ़ते हैं, नेता हिंदी अखबार पढ़ते हैं। अब वो आ रहे हैं कुछ समस्याएं लेके हिंदी अखबार में आएंगे, लेकिन कोई अचीवमेंट होगी, कोई उपलब्धि होगी या कुछ अच्छा होगा तो वो हिंदी अखबार को बहुत एंटरटेन नहीं करते। वो भी थोड़ी पहले की बात है, अब चूंकि उनको ज़रूरत पड़ी है। अब जैसे बताऊं कि ये समस्याएं हैं, प्लस आपकी बिल्डर्स की समस्याएं वहाँ बहुत गहराई हुई हैं। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा पड़े हैं, तो बिल्डर्स जो है वो अधिकारियों पे हावी है। अब क्या कहेंगे इसको, रेरा वहाँ है, डीटीपी है, बावजूद इसके रो रहा है जिसने पैसे लगाए अपनी जमा पूंजी। ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे मैंने कवरेज की है कि लोगों ने सुसाइड तक कर ली है, उनको घर नहीं मिला, आज तक वेट कर रहे हैं। होता क्या है, अपना जमा पूंजी सारी लगा देता है इंसान, कर्जे ले लेता है, बैंकों से लोन ले लेके काम करता है, मकान खरीदता है, जी हमारा सपनों का आशियाना होगा। बिल्डर अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देता है, रेरा उस पर उसका सब कुछ ब्लॉक कर देता है, डीटीपी कोई कार्रवाई करता नहीं है। वो बायर कहाँ जाए, धरने देता है। कई केसेस से सुसाइड हो गए। एक ऐसी सोच है या एक ऐसी मान्यता है कि आप गुरुग्राम में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप रातों रात माला माल हो जाएंगे प्रॉपर्टी में। किस वर्ग के लिए? अमीर और अमीर हो रहा है, किसी के लिए भी बोल देते हैं, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। क्योंकि अब हरियाणा जो पैन हरियाणा है गुरुग्राम से अलग हट के, वहाँ के लोग वहाँ गुरुग्राम में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या वो सही है या वो फंस जाते हैं? देखिए, फंसने के केसेस कई होते हैं। मैं फिर वही बता रही हूँ कि जिसके पास पैसा है, जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, उसके लिए गुड़गांव मार्केट है। लेकिन जो रहने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए ज़मीन खरीद रहा है और सोच रहा है कि सब कुछ लगा के ज़मीन खरीद लूँ, उसके लिए फंसने के चांसेस हैं। मैं सारे प्रोजेक्ट्स बता रही हूँ, अभी तक लटके हुए 10-10 साल से, जो 3 साल 4 साल में नियमता उनको फ्लैट्स डिलीवर कर देने चाहिए, 10-10 साल से लोग रो रहे हैं, बायर्स को मकान नहीं मिल रहे हैं। क्या कर सकते हैं? धरने कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे कितने प्रोजेक्ट होंगे? 40 से ज़्यादा हैं। 40 से ज़्यादा। और प्रोजेक्ट्स जो लटके हुए हैं, जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 8-10 के तो हम लिखते रहे हैं। मैं नाम पता नहीं लेना ठीक होगा कि नाम नहीं, तो हम नहीं लेंगे किसी का, बिल्कुल। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ अभी पीछे ये भी पता चला कि वो जो बिल्डर था बहुत दिनों से वादा कर रहा था कि नहीं अब ठीक, अब करवा देते हैं, अब पूरा करवा देते हैं, और एकदम से भागता हुआ पकड़ा गया दिल्ली के एक होटल से। तो ये स्थितियां हैं, एक दिन बिल्डर अपना पैसा समेट के भाग जाएगा। इस पे कोई चेक नहीं है गुड़गांव में। तो मीडिया सो जाता है? मीडिया सो नहीं जाता। मीडिया क्या करेगा? 1 रिपोर्ट करेगा, 2 रिपोर्ट करेगा, कोई असर नहीं। कोई असर नहीं, न प्रशासन पे, ना नेताओं पे, ना बिल्डर्स पे। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार सब लोगों की मिलीभगत भी हो जाती है कुछ केसेस में। अब उसमें क्या करेगा? बेवकूफ़ कौन बना? बायर। तो ये कहते हैं कि जो 5 से 10 साल गुरुग्राम में रिपोर्टिंग कर देता है, उनका तो जीवन जो है, लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो जाता है। ये कितनी सच्चाई है? देखिए, लाइफस्टाइल पे फ़र्क तो वातावरण का पड़ता है आसपास के, लेकिन है कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखिए, सबके अपने अपने उसूल होते हैं, आदर्श होते हैं, और अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग अगर उस लाइफस्टाइल को छू गए, कुछ लोग उसको देख के अगर ये कहें कि नहीं उन्होंने ज़्यादा कर लिया, हम नहीं कर पाए, तो या तो आप अपने उसूलों पे टिक लीजिए, आदर्शों पे टिक लीजिए, या आप उस लाइफस्टाइल को अटेन कर लीजिए। तो ये है, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पत्रकारिता में है, हर फील्ड में। तो जैसे फीमेल पत्रकार के लिए कि जैसे फिर मैं वापस आता हूँ, उनके लिए कैसे चैलेंज है, और वो उनके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है काम करना, रिपोर्टिंग करना? देखिए, कुछ फीमेल पत्रकार भी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि आप कोई बीट कवर कर रहे हैं, किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, या किसी से भी फॉर दैट मैटर,
तो आप बात करेंगे सिर्फ खबर के लिए, आप उनसे बात करेंगे, आप जाएंगे या एक दो बार कॉल करेंगे कि सर ये है, इस पे वर्जन दे दीजिए, ये स्टोरी है, आपका क्या कहना है, आपकी बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जो एक मेल पत्रकार होगा वो जाएगा, वो बैठेगा, और हो सकता है वो शाम को भी बैठे उसके साथ, वो एक फीमेल पत्रकार नहीं कर सकती। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं शाम को साथ बैठेगा उसके तो रिलेशन कुछ अलग ही बिल्कुल अलग होंगे। उसको वर्जन भी जल्दी मिलेगा, उसको तवज्जो भी ज़्यादा मिलेगी। और आपको कुछ लोग फॉर्मेलिटी में टरका देते हैं, कुछ लोग विलिंगली आपको कह देते हैं कि नहीं क्योंकि मुझे उस मेल पत्रकार को वर्जन पहले देना है, उसकी न्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके बीच भी मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने अपने आप को इस सोच में भी अपने आप को साबित किया है। तो चीज़ें की जा सकती हैं। अगर आप रियल पत्रकारिता करने चाहते हैं तो अपने उसूलों को ताक पे मत रखिए। बहुत अवसर आते हैं, बहुत ऐसे प्रलोभन आते हैं आपके पास, आपको तो पता है, आप भी पत्रकार हैं, डगमगाने के बहुत चांसेस रहते हैं उसमें। लेकिन आप अगर चलते रहे और वो उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर लिया, तो फिर आप जो आपके अंदर की जो तसल्ली होती है, जो सुकून होता है, जो पत्रकारिता करने का एक जज्बे को जो आपके वो मिलता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है, वो मुझे नहीं लगता कि उन पत्रकारों में आता होगा। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, मैं देख रहा हूँ जो 10 साल 20 साल 25 साल से जो रिपोर्टिंग किया, जिसने अच्छे हाउसेज के साथ काम किया, अब वो शिफ्ट हो रहे हैं न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ। तो ये क्या कारण है, क्यों इतना आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के अपना खुद का डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं? इसमें दो बातें हैं। पहले तो डिजिटल मीडिया का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, जिस तरह का एक इन्फ्लुएंस आया है सोसाइटी पे, तो आप देखिए ना, हर कोई कैमरा उठा के, माइक उठा के यूट्यूबर बन रहा है, जर्नलिस्ट बन रहा है। हमने खून पसीना दिया है। कई बार ये देख के दुख भी होता है कि हमने जिस तरह की पत्रकारिता की है वो एक अलग तरह की पत्रकारिता थी, उसमें जज्बा था, उसमें सब कुछ था। अब मेन स्ट्रीम से इसकी तरफ आने का दूसरा कारण ये है कि डिजिटल आप देख रहे हैं कि सब लोग जा रहे हैं और आपसे बेहतर कर रहे हैं, आपसे बेहतर कमा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो प्रिंट मीडिया की मैं बात करूँ, और ख़ास तौर पे हिंदी प्रिंट मीडिया की, सैलरीज बहुत कम है। आप नहीं चला सकते अपने घर का खर्च। जेन्युइनली अगर एक पत्रकार है आपके घर में, या मैं तो महिला हूँ, कोई पुरुष पत्रकार है जिसके घर में कोई और नहीं कमाता, जो व्यवस्था होती है एक समाज में, वो अगर कमा रहा है तो वो अपना घर मेंटेन नहीं कर सकता। और जॉब भी सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है, पैसे आपको मिलते नहीं हैं, और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ गया है कि आप ये, और उसमें राजनीतिक इन्फ्लुएंस, आपके ऐड बंद हो जाते हैं। एक दौर था कि जब आपको कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता थी, अब नहीं है। अब नहीं है। और उसमें ये सोचिए कि आप किसी से परिचर्चा कर रहे हैं, किसी रिएक्शंस ले रहे हैं, बजट आ गया, इलेक्शंस हुए, परिचर्चा में भी आपको एक उसको फॉलो करना पड़ता, नहीं ये नेगेटिव चीज़ नहीं जानी चाहिए। अब सोचिए कितना अपने ज़मीर को बेचेंगे आप विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने तरीके से रखने के लिए आप पत्रकारिता में आए, तो आप तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस तरह से घुट के। तो बड़ा चैलेंज है, इसलिए ये शिफ्ट हो गया सब। ये शिफ्ट हो गया कि करना ही है तो अपने लिए करें, अपने लिए करें और अपने तो तरीके से करें। हाँ बिल्कुल, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं है। आप जिसे चाहें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी बिल्डर का प्रेशर नहीं आएगा आपका कि ये वाली खबर रुकवा दो। पता चला आप उस पर मेहनत करके, सब कुछ करके, सारा डेटा आपने इकट्ठा किया, आपने खबर बनाई, और पता चला सुबह खबर नहीं आई और आप ठगे से रह गए, और आप दावे करके आते हैं, ऊपर दावे करके आते हैं कि देखना कल अखबार में, क्योंकि जिन लोगों से आपने कमिटमेंट किया है, पब्लिक का ही होता है कि भाई उनकी समस्या आपने उठाई है, और उनको आप कमिटमेंट करके आते हो कि मैं आपकी आवाज़ रेज करूंगा, और वो नहीं हो पाती क्योंकि आपकी कलम दबा ली जाती है, रोक ली जाती है। फिर वो भी आपको कभी फ्यूचर में बात नहीं करेगा, फ़ोन नहीं करेगा। अभी मैं बताऊं, रिसेंटली मैं वहाँ की समस्याएं कर रही थी, तो एक पॉश इलाका, मेरे ख्याल से सबसे पॉश इलाका है उस एरिया का, वार्ड 1, वहाँ पे लोगों ने मुझे अपनी समस्याएं बताई, अच्छे से बताई, और मैंने अच्छे से उनको कहा, और मैंने कहा मैं लिखूंगी। तो आपने कहा आप नहीं लिखेंगी। मैंने कहा मैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैं कर सकती हूँ। तो वो बोले कि आप भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हों, आप ये स्टोरी नहीं रन करेंगी। हालांकि स्टोरी नहीं रन हुई, उसके रीजंस दूसरे रहे, वो करूँगी मैं। उसमें सीधा उन्होंने ये बोला हुआ था कि ये जो हाईवे के किनारे का इलाका है, बड़े बिल्डर ने इसको एनक्रोच कर रखा है, इस पर कई बार स्टे लगा है, लेकिन उस पर इतना बड़ा मॉल बन रहा है कि आप ये नहीं करेंगे। सोसाइटी के अंदर DLF फेज 3 में बड़े बिल्डर का, सीधी धमकी है। तो हाँ, सोसाइटी के अंदर DLF फेज 3 की उन्होंने गेटेड अपनी एक अलग से सोसाइटी बना ली, एक सेक्टर के अंदर गेटेड सोसाइटी एक बिल्डर ने बना ली, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उस पार्क के गेट को बंद कर दिया गया है, जहाँ से पार्क की एंट्री होती है, जहाँ के सेक्टर के लोगों के लिए है ना वो पार्क। अतिक्रमण की तो मंदिरों से लेके, शमशान घाट से लेके,
पार्क की ज़मीनों से लेके हर जगह अतिक्रमण के तो उदाहरण बाहुबली होगा बोलबाला है। बिल्कुल है। और जब सोचिए ना कि इस लेवल तक है कि इतना बड़ा गुड़गांव का मॉल बनने जा रहा है, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्टे लग गए, फिर से शुरू हो जाता है काम, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में अब रिपोर्टिंग नहीं होती, एक बार सबने बोला, आवाज़ उठाई, चुप हो गए सब। अच्छा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत है, वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, तो वहाँ पे काफ़ी यूथ है वो भी जॉब कर रहा है, तो खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितना सेफ है वहाँ पे काम करना, रहना और उनके लिए काम करना और सरवाइव करना और अपना करियर बनाना, कितना सेफ है? सेफ्टी इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहा अब गुड़गांव में। घटनाएं कई बार आती हैं, वो देश के हर हिस्से से आती हैं, तो सेफ्टी इतना बड़ा इशू नहीं रहा है गुड़गांव में, महिलाओं की सेफ्टी, क्योंकि अब महिलाएं भी एक तरह से कह दें तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली स्थिति में आ चुकी हैं। वो भी जॉब करती हैं, उनको अगर नाइट शिफ्ट में काम करती हैं तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको कैब्स दी जाती हैं घर से आने जाने के लिए, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बात इशू फिर लाइफस्टाइल को बिगाड़ने की है। फिर इसमें जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जो युवा आ रहे हैं, वो पीजीज़ में रह रहे हैं, बहुत सारे पीजी की मशरूमिंग हो गई, वहाँ पे रह रहे हैं, और एक तरह का, पता नहीं मुझे इससे बोलना चाहिए कि नहीं, कट करवा दीजिएगा, जो एक कल्चर बदल गया ना, वो बहुत कम लोगों को पसंद आ रहा है। जो पुराने लोगों उनको नहीं पसंद आ रहा वो कल्चर, जिस तरह का एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो एक बड़ा इशू है। और उसमें जो बच्चे जो थोड़े से भोले भाले होते हैं ना, जो युवा आ रहे हैं, उनके दिग्भ्रमित होने का, उनके बहलाए फुसलाए जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। ये स्थिति है। क्या जो एक जॉब में वहाँ पे गुजारा हो जाता है? एक जॉब में गुजारा नहीं होता है। तो लड़कियां क्या करती हैं? मैं तो यहाँ तक भी सुना है कि लड़कियां जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, रात को वो पब्स में जाती है या डिस्क में जाती है, वहाँ पे वो ओवर टाइम या जो भी काम करते हैं, यहाँ तक की भी मैं सुनता हूँ। ये कितनी सच्चाई है इसमें? कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनकी सैलरीज तो ठीक ठाक होती हैं। और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट जो कंपनी इतना में, नहीं दे हाँ, पाती। तो वो कई कंपनियों में एक साथ काम करते हैं। कुछ लोग जो बता के करते हैं, कुछ लोग चुपके से करते हैं, जिनकी सैलरीज कम है। इसमें जो आपने पूछा कि एक सैलरी में काम कैसे चलता है, तो हम इससे हटके थोड़ा सा जाते हैं ना, तो पूरी सोसाइटी में ये चीज़ आ गई, एक डिंक है, डबल इनकम नो किड्स। शादी कर रहे हैं कि हम ठीक है, हम जी ऐसे रहेंगे क्योंकि हम दोनों कमाएंगे और लाइफ को आराम से जिएंगे, ऐश करेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं। तो ये कल्चर भी बड़ा चल पड़ा है गुड़गांव में, जो मैं देखती हूँ। लिव इन का नहीं, उसमें आप बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी इनकम तो डबल है, हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं। यूथ में है ये, यूथ में देखने को मिल रहा है ये, और ये सोसाइटी, और ये हर जगह दिख रहा है। तो गुड़गांव तो फिर है ही हमारा एक महानगर के समकक्ष खड़ा होने वाला। मतलब शादी करने के बाद बच्चे, हाँ, कि उसमें जा रहे हैं, कि उसको डिंक सिस्टम कहते हैं, डिंक कल्चर है। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। और जैसे लिव इन रिलेशनशिप का वहाँ पे क्या कल्चर है? क्योंकि वहाँ पे तो पीजी है नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, खुद का मकान नहीं, तो ऐसे में ये मजबूरी है या कई बार ये मजबूरी होती है? फैशन हो गया जी, कई बार मजबूरी होती है, कई बार फैशन होता है, ज़रूरत होती है। और ये मैं आज से नहीं देख रही हूँ, इससे 15-20 साल पहले से ही, जब जिन एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ, एक्सटर्नल एरियाज़ जो गुड़गांव के बाहर एक्सटेंशन में बने हुए थे, वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि उसके लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए घर लिए, फ्लैट्स लिए, छोड़ दिए, फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट्स हैं, छोड़ दिए, और वहाँ पे वो उनको रेंट आउट कर रहे हैं। मकान मालिक बाहर रह रहा है, कोई रोक टोक है नहीं, कोई गेटेड सोसाइटी उस तरह की है नहीं, लोग आपस में साथ में रहते हैं, और इस तरह का किराया शेयर हो जाता है। चीज़ें तो इसी तरह से शुरू होती हैं कि किराया शेयर हो जाता है, फिर लोग आपस में साथ रहने लग जाते हैं। तो लिव इन वाला ट्रेंड तो काफ़ी पहले से यहाँ पे शुरू हो गया था। जी, उसको सही मानते हैं? मैं तो सही नहीं मानती। सोसाइटी ने चीज़ें एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं, अब हर चीज़ को एक्सेप्टेंस मिलती जा रही, कोई रोक टोक नहीं है। तो घर से बाहर रह रहे हैं, परिवार साथ नहीं है, तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, और इस पे लगाम भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फिर पूरा जो एक सर्कल है, आप बाहर से आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही, यहाँ रहेंगे, आप उस जो कल्चर को देखेंगे, उसमें आप रच बस जाएंगे, नहीं रहेंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे, वो एक अलग डिप्रेशन का मैटर बनता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो कितनी फास्ट है गुरुग्राम की लाइफ? बहुत फास्ट है, घड़ी की सुई की तर्ज पे चलती है ज़िंदगी, या उससे भी तेज? कई बार उससे भी तेज, बिल्कुल सही कहा आपने, कई बार उससे भी तेज चलती है। तो इसके पीछे
पैसे की पैसे हैं, भूख। ज़रूरतें हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि पैसे भी, कम पैसों में भी गुजारा हो सकता था, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल का डंक लगा है ना, कि एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने का जो प्रेशर है ना, वो आपको बांधे रखता है कोल्लू में। तो दिन का गुरुग्राम अच्छा है कि रात का? दिन का गुरुग्राम ज़्यादा केओटिक लगता है, ज़्यादा मतलब ट्रैफिक है, सारी चीज़ें हैं। रात का गुरुग्राम चमकता है, और पब कल्चर वहाँ का, पार्टी कल्चर, सेक्टर 29, सुशांत लोक, साइबर हब, ये सारी चीज़ें जो रात को गुलजार रहती हैं, वहाँ की लाइटें दूर दूर तक आपको दिखाई देंगी। दिल्ली के लोग खींचे चले आते हैं, और दिन में तो समस्याएं ही नज़र आती हैं, समस्याएं रात में भी नज़र आती है। जैसे अभी मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि वो निकली तो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन पब की लाइट बाहर आ रही थी, या ठेके की लाइट, इतनी चकाचौंध रोशनी थी वहाँ पे। तो आपको एक विरोधाभासी तस्वीर काट देना है, आपको एक विरोधाभासी तस्वीर देखने को मिलती है। हाईवे के नीचे बिना लाइट के मांगने वाले बच्चे सो रहे हैं, बाकी आपके ठेके पे लाइटें जल रही है, म्यूज़िक बज रहा है, वो बेचारे उसमें सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। हमें ज़रा से शोर, हमें ज़रा से रोशनी में नींद नहीं आती, उनको ज़रूरत के लिए रोशनी नहीं मिलती। और ये चीज़, ये भी बहुत बड़ा गुड़गांव का है कि इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वो सड़कों पे सोने को आज भी मजबूर हैं, इस दौर में भी। तो वहाँ की जो राजनीति है या प्रशासनिक व्यवस्था है, वो हरियाणा या एनसीआर के अन्य जिलों से कितनी अलग है? देखिए, गुड़गांव शहर तो हरियाणा से अलग ही है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हरियाणा को देता है, लेकिन गुड़गांव मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी बन गया है। तो प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे ऐसे ही अधिकारी जाते हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। आपको चंडीगढ़ में भी ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा भी कहते हैं कि हरियाणा के जितने भी IAS IPS ऑफिसर है, उनको रात को या दिन में उनका मन जो है, नींद गुरुग्राम में आती है। नहीं, हो सकता है एक उनको लाइफस्टाइल के अनुसार हो। अभी वैसे उनके प्रोफेशन को लेके तो कुछ कहना वो नहीं है। हाँ, ये है कि लोग चाहते हैं कि गुड़गांव में उनका ट्रांसफ़र हो जाए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग एन केन प्रकारेण गुड़गांव जाना चाहते हैं, अधिकारी भी। एक हमारे IAS ऑफिसर हैं फ्रेंड, वो कह रहे थे कि भाई गुरुग्राम एक ऐसा है कि वहाँ पे आप खुले दिल से आप घूम सकते हैं, फैमिली के साथ आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप मार्केट में जा सकते हैं, आपको कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन यहाँ आप गुरुग्राम से अलग हरियाणा के किसी ज़िले में जाएंगे तो आपको नोटिस करेंगे कि उनसे कौन मिलने आया है, वो कहाँ पे गए हैं, किसके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, किसके साथ लंच कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गुरुग्राम इस मायने में सही है। नहीं, वो तो फिर आप विदेश के किसी शहर में चले जाइए, किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, छोटे शहर की अपनी अलग है, आप वहाँ पहचाने जाते हैं, आप सब एक दूसरे को जानते हैं। वो अच्छाई भी है एक, लेकिन जो स्वतंत्र और स्वच्छंद रहना चाहते हैं उनके लिए बुराई भी है। तो जो रहा अभी जो यूथ हमारे जो जर्नलिस्ट चुन रहे हैं कि भाई न्यू मीडिया में जाना है, तो चैलेंज तो वहाँ पे भी कम नहीं है, उनसे कैसे पार पाएंगे? डिजिटल मीडिया में मतलब डिजिटल मीडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं कह रही हूँ कि वहाँ सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो जर्नलिज्म हम लोगों ने, मैंने और आपने की है, वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं था। वहाँ आपकी प्रतिभा अगर आपके अंदर है तो आप ऊपर जाते हैं। यहाँ प्रतिभा का तो कोई सवाल ही नहीं रहा है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप जर्नलिस्ट हो। नहीं, ये तो जर्नलिस्ट तो देखो, जिसने जर्नलिज्म कर रखा है वो इससे बाहर तो नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। कंटेंट भी वैसा ही लेके आएगा, वो रुकने वाला तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जो आपने बताया कि कोई भी मोबाइल उठा के सामने आ जाता है, तो उन्होंने तो जर्नलिज्म किया नहीं ना, तो वो गहराई नहीं आ सकती। सबसे बड़ा तो ये है कि उन्हीं के साथ सबसे पहले चैलेंज तो वही है। वही चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात कि ऑडियंस बदल चुकी है। वो क्या देखना चाहती है, ऑडियंस क्या देखना चाहती है? जो देखना चाहती है वो लोग परोस रहे हैं, और रातों रात वो लोग वायरल हो रहे हैं। आप और हम वो नहीं कर सकते। आपकी और हमारी खासियत कुछ और है। हम न्यूज़ दे सकते हैं, हम खोजी पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन सेंसिबल लोग भी तो है जो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए ना, वायरल क्या चीज़ें होती हैं। आप अच्छा कंटेंट भी बनाइए, लेकिन उसमें स्ट्रगल है, आपको टाइम लग सकता है। उससे पहले अगर आप हार नहीं मान जाते तो फिर वही बात है कि डर के आगे जीत है। तो क्या लड़कियों के लिए पत्रकारिता सही है, ये और आना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो लड़कियां? पत्रकारिता लड़कियों के लिए सही है, लेकिन अगर वो पैसे देख रही हैं, इसमें एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाह रही हैं, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा। और सिर्फ रियल पत्रकारिता अगर वो करना चाह रही हैं तो वहाँ तक स्थिति ठीक है। लेकिन अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपके दोस्तों का ग्रुप जितनी सैलरीज ले रहा है, फिर आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स दे देगी। तो
पत्रकारिता की भी चीज़ें कई मायने बदल गए हैं। मतलब पत्रकारिता का क्षेत्र भी जो है ना, इसमें पीआर एजेंसीज आ गई हैं, आपको बहुत अच्छे पे करती हैं, सैलरीज आपको बहुत अच्छी देती हैं। पीआर एजेंसीज हैं, आपको कंपनीज को चाहिए होती हैं, तो इस तरह की चीज़ों में जाना चाहते हैं तो ठीक है, वहाँ आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सोच के मत आइए कि पत्रकारिता में आपको पैसे मिलेंगे। इसमें ये भी है कि किसी यूपी या बिहार के किसी पत्रकार ने कोई बात, बड़े पत्रकार ने ये बात कही थी, हालांकि वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंशिएट नहीं करते, तो उन्होंने ये कहा था कि पत्रकारिता में अगर कैरियर है तो स्टैंड नहीं होगा, और स्टैंड है तो कैरियर नहीं होगा। कैरियर वो जो साइकिल का जो कैरी करता है, या कैरियर जी। तो साइकिल के स्टैंड और कैरियर की बात करी थी। तो करियर आप बना सकते हैं अगर आप विशुद्ध रूप से पत्रकारिता करने चाहते हैं, अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप आइए। पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए पत्रकारिता नहीं है, और हिंदी मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आज हमने प्रियंका दुबे से बात की गुरुग्राम की लाइफस्टाइल को लेके और पत्रकारिता को लेके। तो आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रियंका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ पे अवसर दिया बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।